निर्वाचन आयोग। भारतीय चुनाव आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है, ठीक है, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की देखरेख और प्रशासन के लिए की गई थी। इसकी स्थापना के उपलक्ष्य में 2011 से हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य चुनावी भागीदारी को प्रोत्साहित करना और लोकतंत्र को मजबूत करना है। निर्वाचन आयोग का कामकाज संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 द्वारा शासित होता है, जो भारत में चुनाव संचालन के लिए कानूनी ढांचा निर्धारित करता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि चुनाव से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। तो सबसे पहला है अनुच्छेद 324। भारत के चुनाव आयोग को मतदाता सूची तैयार करने और संसद एवं राज्य विधानसभाओं के चुनावों के संचालन का पर्यवेक्षण करने, निर्देशन करने और नियंत्रण करने का अधिकार प्रदान करता है। 325 धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची से बहिष्कार का निषेध करता है। अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की स्थापना करता है। 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है। अनुच्छेद 327 संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 328 राज्य विधानसभाओं को अपने राज्य के भीतर चुनावों से संबंधित प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 329 चुनावी प्रक्रियाओं में न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। तो ये थे चुनाव संबंधी संवैधानिक प्रावधान। अब आगे हम लोग देखते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023। इसके प्रमुख प्रावधानों को देखें। 2023 का अधिनियम 1991 के अधिनियम का स्थान लेता है और इसका उद्देश्य भारतीय चुनाव आयोग की स्वायत्तता को सुदृढ़ करना है। यह मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया, कार्यकाल, सेवा शर्तें और सुरक्षा उपाय निर्धारित करता है। योग्यता देखें तो मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, कि भारत सरकार में सचिव के समकक्ष पद धारण करना या धारण कर चुका हो। दूसरा, चुनावों के प्रबंधन और संचालन में ईमानदारी और अनुभव प्रदर्शित करना। दूसरा देखिए नियुक्ति प्रक्रिया, तो इसके लिए 2 समितियां होती है, पहली खोज समिति और दूसरा चयन समिति। खोज समिति में देखें तो इसके जो प्रमुख होते हैं वो केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री होते हैं। सदस्य 2 वरिष्ठ अधिकारी सचिव पद या उससे ऊपर के होते हैं। भूमिका देखें तो विचार के लिए 5 नामों का एक पैनल तैयार करना। इसके बाद चयन समिति, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। सदस्य में देखें तो लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं। भूमिका देखें तो पैनल से, जो यहाँ पर 5 नामों का पैनल है, पैनल से नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को करना, जो नियुक्त करते हैं। अब देख ले भारत निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य। तो पहला कार्य यहाँ दिया है चुनाव प्रबंधन। चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया का निर्देशन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है। यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो। दूसरा देखें तो मतदाता सूची तैयार करना। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए मतदाता सूची का संकलन और रख रखाव करना, मतदाता सूचियों की सटीकता और आवधिक संशोधन सुनिश्चित
करना। तीसरा देखें तो राजनीतिक दलों को मान्यता। यह विधेयक राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। चुनाव चिन्ह आवंटित करना तथा उनके उपयोग को विनियमित करना। तो ये 3 प्रमुख कार्य यहाँ पर निर्वाचन आयोग के दिए गए हैं। अब आगे देखते हैं चुनाव आयोग की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कामकाज की सुरक्षा और सुनिश्चितता के लिए निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लेख है। पहला देखें तो मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और उन्हीं आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। इस प्रकार यद्यपि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, फिर भी वे राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत अपने पद पर बने नहीं रहते। नियुक्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तों में उनके प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता। किसी अन्य चुनाव आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता। यद्यपि संविधान ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की रक्षा और सुनिश्चित करने का प्रयास किया है, फिर भी कुछ खामियां देखी जा सकती। जैसे संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यताएं कानूनी, शैक्षणिक, प्रशासनिक या न्यायिक निर्धारित नहीं की है। संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं किया है। संविधान ने सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी भी अन्य नियुक्ति से नहीं रोका है। अब यह है कि स्वतंत्रता और स्वायत्तता की चिंताएं। पहला देखें तो चयन प्रक्रिया चुनौती। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में चयन समिति में सरकार की भागीदारी शामिल होती है, जिससे संभावित हितों के टकराव की चिंता पैदा होती है। दूसरा देखें तो मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान पदच्युत करने की सुरक्षा प्राप्त है, जबकि चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। कार्यकाल की यह असमान सुरक्षा एक पदानुक्रमिक संरचना का निर्माण करती है, जो आयोग की आंतरिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। फिर देखिए प्रशासनिक निर्भरता। चुनाव आयोग अपना अस्थायी कैडर न होने के कारण मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों पर निर्भर करता है। इसका कोई स्वतंत्र सचिवालय नहीं है और प्रशासनिक सहायता सरकारी विभागों से प्राप्त होती है। इस तरह की निर्भरता संस्थागत स्वायत्तता को कम करती है और आयोग को बाहरी प्रभावों के संपर्क में ला सकती है, खासकर राजनीतिक रूप से संवेदनशील चुनावों के दौरान। आगे देखें कि प्रौद्योगिकी और आधुनिकीकरण की चुनौतियां। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम भारत की मतदान प्रणाली का मूल आधार है और अपने स्वतंत्र डिजाइन के कारण सुरक्षित माने जाते हैं। डिजिटल अभियान, विनियमन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उदय ने अभियान उल्लंघनों की निगरानी को और जटिल बना दिया। सी विजिल ऐप जैसी पहलों के बावजूद डिजिटल दुष्प्रचार की गति और पैमाने अक्सर आयोग की निगरानी क्षमता से आगे निकल जाता है। पारंपरिक अभियानों के लिए डिजाइन किए गए मौजूदा तंत्र डिजिटल सुरक्षा की चुनावी गड़बड़ियों से निपटने के लिए संघर्ष करते हैं। कानूनी ढांचा और प्रवर्तन मुद्दे। तो इसमें है आदर्श आचार संहिता को वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है। यह मुख्यतः नैतिक अधिकार और प्रशासनिक निर्देशों पर निर्भर करती है। चुनावी विवाद समाधान। शिकायत के निपटान में काफ़ी समय और संसाधन लगते हैं, जैसे चुनावों के
दौरान समाधान की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। भारत निर्वाचन आयोग की प्रमुख पहलों को देखें तो सबसे पहला ईवीएम 1977 में शुरू की गई। मतदान को आधुनिक बनाने के लिए पहली बार 1982 में इसका इस्तेमाल किया गया। फिर है वीवीपैट वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। पेपर ट्रेल के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 2013 में जोड़ा गया। व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी यानी कि SVEEP मतदाता जागरूकता और साक्षरता में सुधार के लिए 2009 में यह शुरू किया गया। इसके बाद सी विजिल ऐप नागरिकों को वास्तविक समय में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने की सुविधा देने के लिए 2018 में शुरू किया गया। इसके बाद है राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण और प्रमाणीकरण कार्यक्रम NERPAP त्रुटि रहित प्रमाणित मतदाता सूची तैयार करने के लिए 2015 में शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चुनाव आयोग जो है वो AWEB यानी कि विश्व चुनाव निकाय का संघ, स्टॉकहोम नेटवर्क और कॉमनवेल्थ इलेक्टोरल नेटवर्क का संस्थापक सदस्य है, जो इसकी वैश्विक भागीदारी को मजबूत करता है। आगे है कि ECI यानी कि निर्वाचन आयोग को मजबूत करने की दिशा में आगे का रास्ता। तो इसमें पहला है कि स्वायत्तता सुनिश्चित करना, पारदर्शी नियुक्तियां, संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक कॉलेजियम प्रणाली ने प्रधानमंत्री विपक्ष का नेता मुख्य न्यायाधीश अनूप बरनवाल 2023 अपनाए। दूसरा देखें तो समान निष्कासन संरक्षण, चुनाव आयोगों के निष्कासन प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होनी चाहिए। ये 255वां विधि आयोग का यह रिपोर्ट दिया गया था। इसके बाद है सेवानिवृत्ति के बाद कोई नौकरी नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयुक्तों की सरकारी नियुक्ति पर प्रतिबंध। चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त को छोड़कर दिनेश गोस्वामी समिति। स्वतंत्र सचिवालय हो, एक अस्थायी चुनाव आयोग सचिवालय बनाए, 255वां विधि आयोग के द्वारा यह कहा गया। इसके बाद है कि चुनावी प्रक्रियाओं में सुधार, कानूनी समर्थन के साथ MCC यानी कि आदर्श आचार संहिता प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए वैधानिक दर्जा प्रदान करें। प्रवासियों के लिए दूरस्थ मतदान पायलट RVM एक बूथ से 72 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान को सक्षम बनाते हैं। एक उम्मीदवार एक सीट, लागत कम करने के लिए उम्मीदवारों को एक ही निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित रखें। उसके बाद देखें तो नए युग की चुनौतियों से निपटना, AI निगरानी, सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा और डीप फेक का पता लगाना, तकनीकी सुरक्षा उपाय, फर्जी मतदान पर अंकुश लगाने के लिए चेहरे की पहचान के साथ आधार लिंक्ड मतदान पहचान पत्र का उपयोग करना, अनुसंधान केंद्र जैसे कि मतदाता सूची अनुसंधान, नवाचार और मतदाता शिक्षा के लिए एक केंद्र स्थापित करना। भारत का चुनाव आयोग लोकतंत्र की रक्षा में केंद्रीय भूमिका निभाता है। डिजिटल युग की चुनौतियों के बावजूद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है। भारतीय लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में इसकी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए इसकी स्वतंत्रता को मजबूत करना, पारदर्शिता के साथ तकनीक को अपनाना और राजनीतिक दलों, नागरिक समाज और नागरिकों का सामूहिक समर्थन प्राप्त करना आवश्यक है। अब आगे है हम लोगों का कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR जो काफ़ी चर्चा में रहा है, इसे देखें। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा बड़े पैमाने पर त्रुटियों, चूकों या राजनीतिक अनिवार्यताओं जैसे असाधारण मामलों में मतदाता सूचियों को अद्यतन करने के लिए एक विशेष अभ्यास। उद्देश्य क्या है इसका कि अशुद्धियों को सुधारना, दोहराव को रोकना, विशेषकर प्रवास के कारण, तथा जटिल चुनावी परिस्थितियों में समावेशी और सटीक मतदाता नामांकन सुनिश्चित करना। कानूनी प्रावधान देखें तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के तहत सशक्त जो ECI को किसी भी तरीके से मतदाता सूची में संशोधित करने का विवेकाधीन अधिकार प्रदान करता है, जिसे वह उचित समझता है।
विधि देखें तो घर घर जाकर सत्यापन किया जाता है, जहां अधिकारी मतदाता की पहचान, पता और दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करते हैं। इतिहास देखें तो 1952 से लेकर 2004 के बीच विभिन्न राज्यों में एसआईआर आयोजित किए गए। 2025 का अभ्यास 2 दशकों में पहला राष्ट्रव्यापी संशोधन है। कानूनी और संवैधानिक प्रावधान देखें तो अनुच्छेद 326 में यह अनिवार्य करता है कि केवल भारतीय नागरिक ही मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने दावा किया कि अनुच्छेद 326 के तहत उसे व्यक्तियों से नागरिकता और पात्रता साबित करने के लिए प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग करने का अधिकार है। 324 देखें तो चुनाव आयोग को मतदाता सूचियों की तैयारी और चुनावों के संचालन का पर्यवेक्षक और नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान करता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 15, ये क्या है? चुनाव आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 यानी कि आरपीए के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में मतदाता सूचियों की तैयारी का आदेश देती है। निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 संक्षिप्त और गहन संशोधन की अनुमति देता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) चुनाव आयोग को मतदाता सूचियों के नए संशोधन का निर्देश देने की अनुमति देता है। ऐसा संशोधन गहन यानी कि नई तैयारी या संक्षिप्त यानी मौजूदा सूचियों को अद्यतन करना या दोनों के संयोजन के माध्यम से किया जा सकता है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो 52, 56, 57, 61, 65, 1983, 84, 1995, 2002-04 आदि वर्षों के दौरान गहन संशोधन किए गए हैं। अनुच्छेद 324 एक चुनाव आयोग को मतदाता सूची प्रबंधन सहित चुनावों की देखरेख और संचालन का अधिकार देता है। अब देखें तो मतदाता सूची संशोधन के प्रकार। पहला, गहन पुनरीक्षण। इसमें क्या है कि घर घर जाकर मतदाता सूची तैयार की जाती है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब मौजूदा मतदाता सूची पुरानी, गलत हो या उसे दोबारा तैयार करने की आवश्यकता हो। अक्सर बड़े चुनावों से पहले यह निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद की जाती है। संक्षिप्त पुनरीक्षण देखें तो एक नियमित वार्षिक प्रक्रिया जिसमें मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाती है। नागरिक ना शामिल करने, हटाने या सुधार के लिए दावा दायर कर सकते हैं। घर घर जाकर जांच नहीं की जाती है। उसका होता है विशेष पुनरीक्षण, यानी असाधारण परिस्थितियों में किया जाता है, जैसे छूटे हुए क्षेत्र, बड़ी त्रुटियां या राजनीतिक कानूनी अनिवार्यताएं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) द्वारा समर्थित जो चुनाव आयोग को मतदाता सूची को उचित तरीके से संशोधित करने का अधिकार देता है। यह संक्षिप्त, गहन या दोनों विधियों के संयोजन का उपयोग करके किया जा सकता है। फिर है कि विशेष गहन पुनरीक्षण शब्द चुनाव आयोग द्वारा इन शक्तियों के विवेकाधीन उपयोग को दर्शाता है। लाभ देखें, इसके लाभ क्या है? तो एक समान पुनरीक्षण एक केंद्रीकृत चक्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एकरूपता लाता है, जिससे प्रक्रियात्मक अंतर कम होते हैं। दूसरा है कि डुप्लीकेट को समाप्त करना, मतदाता सूची को अद्यतन निवास डेटा के साथ संरेखित करना, जिससे विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में एक से अधिक नामांकनों को रोका जा सकता है। प्रवासन पर नज़र रखना, यह सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक प्रवासन का मानचित्रण करता है कि मतदाताओं को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में सही ढंग से निर्दिष्ट किया गया है। फिर है कुशल बूथ प्रबंधन, प्रत्येक बूथ पर 1200 मतदाताओं की सीमा तय करके मतदान केंद्रों को युक्तिसंगत बनाता है, जिससे भीड़ भाड़ कम होती है और दूर दराज और आदिवासी क्षेत्रों में पहुंच आसान होती है। फिर है डिजिटल एकीकरण, ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म के माध्यम से वास्तविक समय के अपडेट के लिए 40 से अधिक चुनावी उपकरणों को एकीकृत करता है, जिससे क्या है पारदर्शिता और जनता का विश्वास बढ़ता है। अब देखिए एसआईआर के संचालन में चुनौती देखें। दस्तावेजों की कमी, जन्म या नागरिक प्रमाण पत्र न रखने वाले नागरिकों के बहिष्करण का जोखिम है, भले उसके पास आधार, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र हो। इसके बाद है जनशक्ति की कमी, बूथ स्तर के अधिकारी यानी कि बीएलओ के पदों की बड़ी रिक्तियां सत्यापन और फील्ड वर्क को धीमा कर देती है। तीसरा है डिजिटल विभाजन, पोर्टल आधारित सत्यापन में
अक्सर उन ग्रामीण परिवारों को शामिल नहीं किया जाता है जिसके पास स्मार्टफोन, इंटरनेट एक्सेस या डिजिटल साक्षरता का अभाव होता है। लगभग 20% ग्रामीण घरों में इंटरनेट का अभाव है। उसके बाद है देखिए तो प्रवासी जटिलताएं। लगभग 400 मिलियन आंतरिक प्रवासियों के साथ सटीक पता मानचित्रण मुश्किल हो जाता है, जिससे निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाता आवंटन में त्रुटियां होती है। इसके बाद है कम जागरूकता। प्रक्रियाओं और समय सीमा के बारे में कम प्रचार विशेष रूप से प्रवासियों और निरक्षर नागरिकों के लिए समय पर नामांकन में बाधा डालता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय देखें तो मोहिंदर सिंह गिल बनाम CEC। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 327 और 328 द्वारा छोड़े गए अंतरालों में भारत का निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। यदि ईमानदारी से समझौता किया जाता है तो चुनाव आयोग को सक्रिय कदम उठाने जैसे कि पुनर्मतदान का आदेश देने का अधिकार है। फिर है प्राकृतिक न्याय लागू होता है लेकिन चुनावी मामलों में इसे लचीला होना चाहिए। अब आय का रास्ता क्या है? प्रमाण के लिए विकल्प का विस्तार करें। प्रवासी मतदाता सत्यापन के लिए आधार, राशन कार्ड, जाति, नौकरी कार्ड या नियोक्ता पत्र स्वीकार करें। दूसरा है कि क्षेत्रीय टीमों को मजबूत बनाएं। जनजातीय और दूर दराज के क्षेत्रों में भाषा समर्थन और परिवहन के साथ अधिक BLO तैयार करें, उसको तैनात करें। फिर मोबाइल नामांकन। बड़ी संख्या में प्रवासी आबादी वाले कार्यस्थलों, कारखानों और परिवहन केंद्रों पर मोबाइल मतदाता इकाई शुरू करें। लक्षित जागरूकता देखें तो समय सीमा, दस्तावेजों और अपील प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी फैलाने के लिए स्थानीय रेडियो, व्हाट्सएप समूहों और NGO नेटवर्क का उपयोग करें। आधुनिक रजिस्ट्री प्रणाली। नागरिक डेटाबेस को चुनाव रिकॉर्ड के साथ एकीकृत करके स्वीडन की तरह स्वचालित मतदाता सूची अद्यतन मॉडल की ओर बढ़ें। चुनाव आयोग के फैसले केवल चुनावों के बाद ही न्यायिक समीक्षा के लिए खुले होते हैं। जैसा कि अंबेडकर ने चेतावनी दी थी कि राजनीतिक लोकतंत्र केवल सामाजिक लोकतंत्र के आधार पर ही जीवित रखा जा सकता है। लोकतंत्र को समावेशी और विश्वसनीय बनाने के लिए मतदाता सूचियों को SIR और नियंत्रण सुधारों के माध्यम से मजबूत बनाना अत्यंत आवश्यक है।